और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या आप भी करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट? शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को ठगने के कौन कौन से तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी? फेक ऐप बनाते हैं, नामी ब्रोकर है उसके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं, जबकि वो उस ब्रोकर का ऐप नहीं है, वो एक फेक नकली ऐप है। 30 लाख मैंने विथड्रॉ करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि लेट तो 10% आप दो। टोन वगैरह उनकी जो लैंग्वेज थी बदल गई। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उससे अलग अलग वेरीफाइड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पे चेक करें। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। लेकर चलेंगे आपको बिहार के एक ऐसे गांव में जहां घर घर से निकलते हैं IITians। तो बात होगी दिल्ली की एक खास कॉलोनी की भी, जहां कचरा प्रबंधन के लिए शुरू किया गया अभियान अब बन गया है रोल मॉडल। दिखाएंगे आपको हरियाणा के श्री विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के नवाचार भी। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का ये विशेष एपिसोड इस रविवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ करेंगे साझा, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव के उपराष्ट्रपति ने की मुलाकात, आपसी संबंधों को लेकर हुई चर्चा। पीएम मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति दूसरे तो अमेरिकी राष्ट्रपति 8वें स्थान पर। देश मना रहा है 26वां कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने वीर सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को किया नमन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, अब पत्रकारों को प्रतिमाह 6,000 की जगह मिलेगी 15,000 रुपए पेंशन। और महिला शतरंज विश्व कप के खिताबी मुकाबले के पहले चरण में आज दिव्या देशमुख और ग्रैंडमास्टर पुरेनु हम्पी होंगी आमने सामने। पहली बार फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को देंगी चुनौती। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की यात्रा को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। मालदीव यात्रा के दूसरे दिन वहां के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ समारोह में विशिष्ट अतिथि हैं। यह भारत के पड़ोसी प्रथम नीति और विजन महासागर के महत्व को भी रेखांकित करता है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध को और मजबूत करने का अवसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत की। वहीं मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने अभी हाल में ही दिए बयान में मदद के लिए भारत की सराहना की थी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीव में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अपनी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आएंगे। अपनी यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। पीएम आज तुतिकोरिन में 4,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से न सिर्फ क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। मालदीव की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी हवाई, सड़क, रेल, बंदरगाह और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी ऐतिहासिक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल भवन का निर्माण 17,340 वर्ग मीटर में किया गया है। लगभग 4900 करोड़ रुपए से योजनाएं, चाहे एनएच के क्षेत्र की हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र की हो, चाहे पोर्ट क्षेत्र की हो, और विशेष रूप से ये जो नया टर्मिनल एक बना है उसके लिए है, तो वो खुद आ रहे हैं और सौगात दे रहे हैं इस क्षेत्र को। अभी तक हमारा जो टर्मिनल था इसका क्षेत्रफल केवल 1000 स्क्वायर मीटर था, और जो नई बिल्डिंग बन रही है इसका क्षेत्रफल 17,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है। और अभी यहाँ पे केवल एक ATR उतरता है जो 72 सीटर होता है, छोटा विमान होता है। रनवे की लंबाई 1300 मीटर से बढ़ के 3000 मीटर हो चुकी है, तो इससे बड़े जहाज यहाँ पे आ सकेंगे। और इस क्षेत्र के अंदर जो आर्थिक विकास है, जो यहाँ पे हमारी जो दूसरे गतिविधियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में सड़क क्षेत्र में 2 मेगा प्रोजेक्ट्स भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसमें NH-36 पर सेठिया थोप से चोलापुरम तक 50 किलोमीटर की 4 लेन सड़क और NH-138 पर तूतीकोरिन बंदरगाह तक 6 लेन का संपर्क मार्ग शामिल है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि एयरपोर्ट में सुविधा विस्तार से यहां के लोगों को काफी फायदा होगा। यहाँ पे कैसा, ये पर्ल सिटी और हार्बर सिटी माने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे अपना ट्रेडिंग वर्क वगैरह हार्बर के थ्रू होता है। अभी ये एयरपोर्ट की वजह से आप देखिए साउथ इंडिया को और स्पेशली साउथ तमिलनाडु को बहुत बड़ा एक ताकत मिल जाती है व्यापार के रूप में। यहाँ के व्यापारी अब हर टाइम पे चेन्नई जाके वैसा वहाँ से करना पड़ता था व्यवहार वगैरह, सब एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। अभी यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा व्यापार लोग का खास करके, और उसके थ्रू क्या है एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होगा यहाँ पे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाले 300 बोट्स हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये बोट्स ली हैं। अब एयरपोर्ट की वजह से मछलियों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। यहाँ पर गारमेंट्स का एक हब है। हम लोगों को सूरत, मुंबई और दिल्ली जाने के लिए अब अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापारियों के लिए ये एक एनर्जी बूस्ट की तरह काम करेगा। सूरत, अहमदाबाद, मुंबई जाने के लिए पहले मदुरई या चेन्नई एयरपोर्ट से जाना पड़ता था। इससे समय बहुत लग जाता था। अब यहाँ एयरपोर्ट हो जाने से सीधे जा सकेंगे, समय बचेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिदम्बरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपए की लागत से बने नॉर्थ कार्गो बर्थ 3 का उद्घाटन भी करेंगे। इससे माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स में तेजी आएगी। रेलवे क्षेत्र में भी 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इनमें मदुरै बोदिना यकनूर लाइन का विद्युतीकरण, नागरकोइल कन्याकुमारी और अरलवय मोजी नागरकोइल खंडों का दोहरीकरण शामिल है।
इनसे यात्रा समय घटेगा और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली एक प्रमुख विद्युत पारेषण परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बिजली की आपूर्ति को सुदृढ़ बनाएगी और राष्ट्रीय ग्रिड को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा तमिलनाडु के विकास को नई दिशा देने वाला है। इन परियोजनाओं से न केवल बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा, बल्कि हवाई, रेल और समुद्री संपर्क, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक विस्तार को भी नई गति मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। इस बात की पुष्टि कई बार रेटिंग एजेंसियां भी कर चुकी हैं। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के नेताओं में 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया है। ये डेटा 4 से 10 जुलाई 2025 के बीच सर्वे करके इकट्ठा किया गया है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यूंग 59% के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 45% से कम अप्रूवल के साथ 8वें स्थान पर हैं। पीएम मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। उन्होंने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के कार्यकाल को पीछे छोड़ा है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चौथे स्थान पर हैं। उन्हें 56% वोट मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी अल्बानीज 5वें स्थान पर हैं। उन्हें 54% वोट मिले। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई तीसरे स्थान पर हैं। उन्हें 57% वोट मिले हैं। और बात आज के दिन की, जो यहाँ आज 26वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। पूरे देश में कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को आज नमन किया जा रहा है। ये दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य की को पूरी तरीके से समर्पित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश पर मर मिटने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। यह दिवस हमारे जवानों की असाधारण वीरता, साहस एवं दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने लिखा कि देश के प्रति उनका समर्पण और सर्वोच्च बलिदान देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा, देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। यह अवसर हमें मां भारती के उन वीर सपूतों के अप्रतिम साहस और शौर्य का स्मरण कराता है, जिन्होंने देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। और वहीं कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री ने अंगतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी साझा किए। यह दिन भारतीय सेना के वीर सपूतों की वीरता और शौर्य को समर्पित है। कारगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के वीर जवानों को नमन किया। रक्षा मंत्री ने एक्स पर कहा कि कारगिल विजय दिवस पर मैं उन वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी देश के सम्मान की रक्षा में असाधारण साहस, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। कारगिल युद्ध के दौरान उनका सर्वोच्च बलिदान हमारे सशस्त्र बलों के अटूट संकल्प की शाश्वत याद दिलाता है। भारत उनकी सेवा का सदैव ऋणी रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गृहमंत्री ने लिखा कि कारगिल विजय दिवस देश के वीर जवानों के गौरव और विजय गाथा का अविस्मरणीय दिन है।
वर्ष 1999 में हमारे जवानों ने ऑपरेशन विजय से दुश्मनों को घुटनों पर लाकर अदम्य साहस व पराक्रम की अमिट मिसाल पेश की। अमित शाह ने लिखा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन सभी शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यह राष्ट्र आपके त्याग व बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। देश भर में लगातार 26वां कारगिल विजय दिवस जो है आज मनाया जा रहा है। इस अवसर पर लद्दाख के द्रास शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने द्रास में कार्यक्रम के दौरान श्रद्धांजलि पोर्टल का उद्घाटन किया और शहीदों को याद किया। आज का दिन केवल एक ऐतिहासिक यादगार नहीं, यह राष्ट्र निर्माण का आह्वान है। आपने देश की सेवा ईमानदारी, शुद्धता और राष्ट्रभक्ति के साथ करें, चाहे वह सेना, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा या उद्यमिता कोई भी रूप हो। कारगिल विजय दिवस हमारे लिए केवल स्मृति नहीं, यह वचन है भारत की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ने का। हम शांति प्रिय हैं पर कमजोर नहीं। हम संकल्पित हैं, सजग हैं और अडिग हैं। हमारे शहीद हमारी प्रेरणा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज द्रास में कारगिल विजय दिवस पदयात्रा का नेतृत्व किया और कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह दिन हमारी सेना के अदम्य साहस और शौर्य की गाथा का प्रतीक है। उन्होंने कहा, अगर कोई हमारे देश को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। विकसित भारत के लिए हमारी विरासत से प्रेरणा लेंगे। विरासत क्या है? हमारे देश को कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं है। लेकिन हमारे देश को कोई छेड़ेगा, हमारे देश के सरहद के सामने कोई ऊंची आंख करके देखेंगे तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना भी हमारा देश जानता है, हमारी सेना जानती है। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के इरादों को ध्वस्त कर दिया। ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। और अब वह दिन आपने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना किसी से कम नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर में तो दुनिया हतप्रभ कि भारतीय सेना ने मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही पाकिस्तान के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। 26वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर भारतीय वायुसेना ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, भारतीय वायुसेना कारगिल युद्ध के वीर योद्धाओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है। एकजुट और कृतज्ञ राष्ट्र को कारगिल के वीर योद्धाओं का साहस, बलिदान और अटूट संकल्प हमेशा प्रेरित करता रहेगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया।
कहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो भारतीय वायुसेना की तरफ से वीडियो साझा किया गया, जिसमें वीर योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत DD न्यूज़ पर। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बिहार की, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले जनता को साधने के लिए घोषणाओं का दौर जारी है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 प्रति माह करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति या पत्नी को जीवन पर्यंत प्रति माह 3,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये पेंशन राशि दिए जाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से इस बात की घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें। और खबर खेल जगत से, कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत की नुपुर सिंह शहरान ने महिलाओं की 80 किलोग्राम हेवीवेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा के भिवानी से आने वाली नुपुर दिग्गज बॉक्सर और 2 बार के एशियन गेम्स चैंपियन कैप्टन हवा सिंह शहरान की पोती हैं, जो देश के पहले बॉक्सिंग हीरोज में गिने जाते हैं। अब नुपुर का लक्ष्य आने वाले टूर्नामेंट्स में भारत का परचम लहराना है। नुपुर सिंह ने DD न्यूज़ से के संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने खास बातचीत की। भारतीय वुमेन बॉक्सिंग में एक नया नाम उभर के आया है, जिन्होंने धमाल मचा रखा है इंटरनेशनल पे भी। बात करें नुपुर से, नुपुर सबसे पहले तो ये बताइए कि गोल्ड मेडल जीता, थोड़ा बताइए कितना मुश्किल था आस्ताना में सबके सामने डंका बजाना, वो भी फैमिली का नाम ऊंचा करना। बता दें आप सबको, नुपुर के दादाजी फेमस बॉक्सर हवा सिंह जी हैं। सर थोड़ा सा बताइए अपने पापा दादाजी के बारे में भी। सर मेरे ग्रैंडफादर लेट कैप्टन हवा सिंह, वो 2 टाइम्स एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट थे और उनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बॉक्सिंग ऑफ इंडिया। मेरे फादर एशियन मेडलिस्ट बॉक्सिंग में और भीम अवार्डी हैं, और दादा द्रोणाचार्य अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, और मम्मा मेरी एशियन मेडलिस्ट हैं बास्केटबॉल में। क्या मतलब लेगेसी अलग है। और जब जाते हैं बाहर, ऑब्वियसली आपकी हाइट, आपकी परफॉर्मेंस, 80 kg में खेलना आसान नहीं होता, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलते हैं वहां पे, तब आप कैसे अपने आप को देखते हैं?
सर हाइट तो मैं ऐसा कहूँगी कि मुझसे भी इतनी लंबी लड़कियां होती हैं। अभी जिस लड़की के साथ मेरी फाइट थी फाइनल में, वो मुझसे इतनी लंबी थी, कजाकिस्तान की थी वो, होस्ट की, और अभी रिसेंट की वो वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट थी और मतलब अच्छी बॉक्सर थी। तो काफ़ी अच्छा रहा उसके साथ खेल के। फर्स्ट राउंड मेरा स्प्लिट में गया था और सेकंड थर्ड राउंड क्लियर मेरे थे और 5-0 का डिसीजन आया। तो बहुत अच्छा लगा कि होस्ट की, क्योंकि वहाँ पे इतना मुश्किल होता है। मैं इसलिए लोगों को बताना चाहूंगा कि होस्ट जो होता है ना, उनके वहाँ पे ऐसा होता है कि ज्यादातर देखा गया कि उनके ही टीम्स के लोग जीतते हैं। मुश्किल था, वो लग रहा था कि जीतना होगा नहीं होगा। कुछ सुन ही नहीं रहा था, बाहर इतना क्राउड, इतनी मतलब आप सर ही सर दिख रहे थे वहाँ पे, लोगों के सर ही सर दिख रहे थे। मतलब कुछ अगर मतलब कोई कोच बता भी रहे हैं कि यहाँ से कि ये पार हो, तो वो भी नहीं सुन रहा था। इतना ज़्यादा शोर था, इतना जैसे आप लोगों के, मैंने पहले भी बताया था कि क्रिकेट को हम लोग बहुत वो मानते हैं, वैसे वो लोग कॉम्बैट स्पोर्ट्स को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मतलब क्रेज बहुत है वहाँ पे। ताना में भारत का झंडा फहराना हो, वो मजा ही अलग हो। बड़ा अच्छा लगा था सर बड़ा ही अच्छा लगा था जब अपना नेशनल एंथम चलाना, बहुत अच्छा लगा था। ये बताइए, जब पिताजी आपको कोच करते हैं, दादाजी लेगेसी एक है, दादाजी का आप उन्होंने बताया होगा आपको जब खेलते होंगे, पिताजी ने आपको गाइड किया है, तो एक लगता होगा कि यार मेरे पास ये जो लेगेसी है उसको और आगे लेके आना है। आपको क्या लगता है, यहाँ पे तो जीते हैं ओलंपिक्स 2 साल बाद, हाँ, तो उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन चैंपियनशिप भी है, एशियन गेम्स भी है, क्या आपका अभी तक का रहा? मैं सर यही कहूंगी कि हम लोग बोलते हैं ना लेगेसी लेगेसी, पर अगर मैं पर्सनली बताऊं, मतलब सीरियसली बताऊं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट लेगेसी को चलाना, क्योंकि एक दिमाग में प्रेशर हो जाता है कि दादा का नाम, तो ये पापा का नाम अगर गंदा किया तो फिर क्या हो जाएगा। फिर मतलब उस चीज के साथ मुझे कॉप अप करने में टाइम लग गया काफी, पर अब ठीक है। मतलब अब यूँ आता है दिमाग में, ठीक है, दादा ने अपना नाम बनाया, पापा ने अपना बनाया, अब मेरी बारी है, अब मुझे करना है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, फिर आपके ओलंपिक्स तो बाद में, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, क्योंकि क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभी एक एक करके नया स्टेप है। क्या आपके बारे में आप क्या सोच रहे हैं कि इसके बाद क्या आपका नेक्स्ट टारगेट होगा? अभी सर हम लोगों की वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी असेसमेंट खत्म हुआ है कल ही हम लोगों का, तो वो होगी हम लोगों की 4 से 14 सितंबर लिवरपूल में। तो अभी उसी की तैयारी कर रहे हैं सर, आके मतलब अब जुट जाएंगे दोबारा उसी की। अस्ताना में भारत का झंडा फहराया है, गोल्ड मेडल लिया है, कोशिश है कि यही फॉर्म आगे भी ले जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज पर। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।